Hello everyone. Let me know if you can hear me, अनीला। अरे वाह, आज तो बड़ी अटेंडेंस है। किसी लाइव सेशन में इतनी अटेंडेंस नहीं थी। जैनब, जूम यूजर, सुंदर, सादिया, कैसे हैं आप सब? मारो गूंज। हम्म। चलिए। सो विदाउट डिले, आई नो यू आर ईच एंड एवरी सेकंड इज वेरी प्रेशियस, बट ट्रस्ट मी, ये जो बातें अब हम करेंगे ये भी बहुत प्रेशियस हैं। तो आपने एंड तक बैठे रहना, ठीक है? एंड बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगी। एग्जाम की साइकोलॉजी क्या है, पैटर्न ऑब्वियसली आपको पता भी होगा, नहीं भी पता तो मैं बता दूंगी। प्रेपरेशन कैसे करनी है, सुबह क्या करना है, पहुंचना कब है, ब्रेक में क्या करना है, इफ़ यू हैव टाइम टू रिवाइज तो क्या चीज़ें हैं जो आप रिवाइज करनी चाहिए आपको इस वक्त, एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आपकी कुछ FAQs हैं रेलेवेंट टू एग्जाम अप्रोच तो आप चैट बॉक्स में लिख दें, मैं वहां से पढ़ लूंगी। थैंक यू गजाला एंड डॉक्टर कूंज। अच्छा, तो बहुत एफर्ट की हमने, हमारा सफ़र 6 मंथ बिफोर शुरू हो गया था। अभी अभी तुम लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ, और जो मेरे लाइक आपका एग्ज़ाम अब सितंबर में होगा ना, नेक्स्ट। आपका तो नहीं, आपके जो जूनियर्स हैं, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल, अब तो टॉक्स में जाओगे। तो उनका सितंबर में होगा, तो उन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। मतलब 120 स्टूडेंट्स सो फार ज्वाइंड अस। मतलब एग्जाम के बाद यूजुअली बैच हम रन करते हैं, लेकिन अब स्टूडेंट्स इतने कॉन्शियस हो गए हैं तैयारी के हवाले से कि वो बिफोर एग्जाम भी ज्वाइन कर लेते हैं, कि वो वेट नहीं करते कि सीनियर्स का पेपर होगा वो गाइड करेंगे। तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। तो आपका भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जर्नी लास्ट 6 मंथ से मेरे साथ है। प्रीमियम थ्योरी कोर्स, फिर क्रैश, फिर रैपिड, है ना? तो आज आज हम बिल्कुल वो लास्ट वीक या लास्ट डे हम पहुंच चुके हैं इस सफ़र के। एंडिंग डेज हैं, और इंशाल्लाह हैप्पी एंडिंग डेज होंगे ये। तो आज जो है हम अ, इन चीज़ों को नाइसली क्लोज करने जा रहे हैं कि हमने क्या क्या लर्निंग पॉइंट्स थे हमारे इस पूरे जर्नी के, ठीक है? चलो, तो हम क्या करेंगे सेशन में, आई विल लेट यू नो सो मैनी थिंग्स, लेकिन फिर भी डिप्रेशन देखो सबको होती है, एवरी वन। ये फिजोलॉजिकल है। ऑब्वियसली एग्जाम मेरा भी हो कल, तो स्ट्रेस तो मुझे भी होगी। इसको सर पर सवार करने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है स्ट्रेस लिए बगैर बंदा पढ़ता भी नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि बंदा स्ट्रेस ना ले और सब कुछ कर ले? जिस चीज़ की आपको तवज्जो ही नहीं है, परवाह ही नहीं है, स्ट्रेस ही नहीं है, वो तो काम होता ही नहीं है ना? वो तो पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, जो सर पे पड़ता है वही होता है ना। तो ये अच्छी बात है अगर स्ट्रेस है, इसको कोई अपने आप को कोसे मत कि मुझे स्ट्रेस हो रही है, मेरा क्या बनेगा। आपको होनी चाहिए स्ट्रेस, एग्जाम की ही स्ट्रेस होती है एक स्टूडेंट को, और क्या होती है? ठीक है। तो बी पॉजिटिव, थोड़ी बहुत स्ट्रेस होगी लेकिन पैथोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं करनी है। खाना पीना छोड़ दो, ठीक है? और प्रॉब्लम सॉल्विंग छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। ओके। आई विल सर। ओके। आपको पता है कल, कल रिजल्ट आया मेरे पार्ट 2 और पार्ट 1 के स्टूडेंट्स का ना। और में से 2 लड़कियां थी पार्ट 2 की। आपको याद भी होगा, आमना आमना। कुछ सेशन आपके उनके साथ भी लिए थे मैंने, जो कि मुझे लगता था कॉमन है। तो उसने क्या किया फिर, उसको पास हो गई है वो, लेकिन उसने पेपर देख के वो इतनी डिप्रेसिव हुई, उसने ना मेरा जुलाई वाला बैच दोबारा ज्वाइन कर लिया। मैंने उसे बोला फिर रिजल्ट का तो वेट कर लो। और देखा, नहीं मैडम बहुत बुरा पेपर हुआ था, मैंने दोबारा तैयारी करनी है। 2 स्टूडेंट्स मेरे जो कि हो गया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया मेरा जुलाई का कोर्स और पास हो गई। तो तुम लोगों की भी ऐसे ही है हवाई बातें, स्ट्रेस हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, जिसको सबसे ज्यादा स्ट्रेस हो रही है उसने सबसे ज्यादा नंबर लेने हैं। हाँ, हमने हदर वो पास हो गई है। उसमें तो खैर उन्हें भी था। अल्हम्दुलिल्लाह। 11 स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए हैं, मैं ज्यादा बढ़ के नहीं मारूंगी, 11 ही है। छोटा ही बैच होता है मेरा, पढ़ाती जोड़ दूं मैं हूँ। ओके। चलो। चलिए, तो कमिंग टूवर्ड्स यू पीपल, तो जिन्होंने ज्यादा रोना धोना मचाया ना, उनके नए नाम नोट कर लेती हूँ, वो भी पास होने वाले हैं। तो ओके, लास्ट मिनट टिप्स पे आते हैं। अच्छा देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे अभी बतानी थी आपको रिवाइज करने के लिए, मैं उनको पिछले हफ्ते नहीं बता सकती थी। ठीक है? तो अब ये ध्यान से गौर से सुन लो। यही चीज़ें हैं जो आपने लास्ट मिनट पे रिवाइज करनी होती है, क्योंकि ये भूल जाती हैं। लेकिन इनको अगर आपने 4 दिन पहले भी किया था तो ये भूल चुकी होंगी।
तो दोबारा कर लो इनको मेरी वजह से। और जिनसे एग्जाम, अच्छा ये वो क्वेश्चंस हैं कि अगर आप इनको आज रिवाइज करोगे आप, जैसे आयशा ने रिवाइज कर लिया, ठीक है, और खतीजा ने रिवाइज नहीं किया, और दोनों ने 4 डेज बिफोर ये सारी टॉपिक्स पढ़े थे, लेकिन आज आयशा ने रिवाइज कर लिया, खतीजा ने रिवाइज नहीं कर लिया, तो खतीजा 30% एरर्स करके आ सकती है, आयशा नहीं करके आएगी, क्योंकि इतना वोलेटाइल है ये सारा, ये सारी चीजें कि इनको आज ही तो रिवाइज करना है। और वो क्या है, फिर आपने देखा अर्ली प्रेगनेंसी में पीयूएल ने हमें कितना तंग किया था, ये कल भी तंग करेगा अगर आज इसको रिवाइज नहीं करोगे। ठीक है। कल भी मुझे किसी ने टैग किया हुआ था कि मैडम इसकी सैग तो 26 mm है, तो इसको जो है आपने रीस्कैन के लिए बुलाया हुआ है 7 डेज के बाद, है ना, तो इसमें तो ये तो मिस कैरेज है, इसकी एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्यों नहीं है? मैंने कहा अभी तो स्टेप 1 है ना, कंफर्म तो कर लो, उसके बाद एक्सपेक्टेंट थेरेपेटिक सर्जिकल मेडिकल पे आना, तो स्टेप वाइज चलो, 7 डेज के बाद आ जाओगी। अच्छा, फिर इसी तरह 26 mm की सैग पे ये था कि ये नॉन वायबल प्रेगनेंसी है, तो या वायबल प्रेगनेंसी, अब क्या लगता है 26 पे वायबल है नॉन वायबल? ऑब्वियसली नॉन वायबल है, 7 डेज पे कंफर्मेशन करा रहे हैं, डायग्नोसिस तो यहाँ बन गया है। तो फिर मैंने बोला ये तो नॉन वायबल है, फिर उन्होंने बोला चौंके के नॉन वायबल है, इसीलिए तो मैं कह रही थी एक्सपेक्टेंट करनी है। मैंने कहा 6 महीने से इसको रो रहे हैं, आज ये बातें नहीं करो। समझ आई तुम लोगों को? जारा, समझ आ गई होगी समझने वालों को, दूर कहते हैं ना, ज्यादा दूरंदेश लोगों को समझ आ गई होगी। चलो, जिन्होंने ज्यादा ज्यादा पढ़ा है शायद उनको ना समझ आए, जिन्होंने थोड़ा पढ़ा उनको आ गई होगी। अच्छा, ये पीयूएल ना इस तरह तंग करेगा तुम्हें, ठीक है, तो ये इसीलिए अभी अभी देख लेना इसके एल्गोरिथम्स। एक्टोपिक तंग करेगी, बिल्कुल तंग करेगी। अब कल मुझे किसी ने टैग किया हुआ कि माइल्ड पेन है तो इसमें सर्जरी क्यों नहीं करनी, सारा क्राइटेरिया मीतू का था, मैंने कहा "भाई, तू तो कर लो ना, माइल्ड पेन में तो मीतू कर लेते हैं, तो फिर एक्सपेक्टेंट क्यों नहीं करनी?" मैंने एक्सपेक्टेंट में तो बिल्कुल पेन फ्री होना चाहिए, नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अर्ली प्रेगनेंसी की सारे सारी तबाही है ये, अगर आज रिवाइज कर लोगे तो इट विल बी, योर लाइफ विल बी सेफ। ठीक है, पीयूएल, एक्टोपिक, हाइपरेमेसिस की वो जो ट्रीटमेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन, दैट्स इट। मिसकैरेज इज नॉन वायबल, राइट, व्हेन टू डू एक्सपेक्टेंट मेडिकल सर्जिकल, वो एंटिटी का भी याद करना अपनी देनी होती। और ये मोलर के फॉलो अप्स अभी तक कितने सारे आए हैं, 6 मंथ का फॉलो अप है, चाहे नेगेटिव हो जाए फिर भी, नेगेटिव का मतलब ये है कि वो सीरम में नेगेटिव हुआ है, ठीक है, ओके। और नेगेटिव से मुराद ये नहीं कि माइनस आ जाएगा। नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट की जो रेंज होती है दैट इज नेगेटिव, ठीक है, ओके। और जो यूपीटी होता है वो, उसको कितना कितनी सेंसिटिविटी होती है? अब तो बहुत यूपीटी, वो 20 इंटरनेशनल यूनिट्स तक वो पिक कर लेते हैं, खैर अलग बात है वो। तो अर्ली प्रेगनेंसी के आपने जरूर जरूर करने हैं एल्गोरिथम रिवाइज, और यार वो हो जाएंगे, 2-2 मिनट लगेंगे हर एक को। एंटीनेटल में तो फिर आपको टाइम ऑफ डिलीवरीज मैंने दे दिए हैं फाइनली, मैं बड़े अरसे से वेट कर रही थी, खैर ये टाइम ऑफ डिलीवरीज देख लेना, रेड्यूस फेटल मूवमेंट्स की स्टेप वाइज अप्रोच देख लेना, सबका डोपलर नहीं कराते भाई, ठीक है, हाई रिस्क फैक्टर्स ज्यादा होंगे उनका कराएंगे, एसजीए का देख लेना। आप में से कल भी किसी ने टैग किया हुआ था कि डेली कब कराना है। उग जाएगा ये। स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, जैसे ये कंबाइंड क्वाड, और मुझसे भी गलती हो जाती है, मैंने अक्सर 2-3 क्वेश्चन सब ठीक है, पहले डाउन सिंड्रोम था और मैंने क्वाड पिक किया हुआ था, नहीं करना चाहिए था, हमने सिंथेसिस बस जल्दी में हो जाता है, तुम लोगों ने आके फाड़ फाड़ के पेपर देखना है। ठीक है, कि स्क्रीनिंग पूछा है, डायग्नोस्टिक पूछा है, या आपसे पूछा है क्या करना है प्रीवियस डाउन में, तो खुद डिसाइड करना है। मेटरनल मेडिसिन में प्री कंसेप्शन चेक, स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली डायबिटीज के, कब HbA1c मंथली करना है, लेबर केयर, सुटेबल कॉन्ट्रासेप्शन पे हर कार्डियक पेशेंट में डंपा नहीं देते, हर कार्डियक में नहीं देते, ठीक है, बी केयरफुल। अच्छा, तो ये यूके मैक भूलता है, तो वो देख लेना, और तुम्हें पता है इतनी एक्टिविटी, इतना तुमने देखा है, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब समझ आ गई है कि
अरिथमियाज है तो क्या, कंजेंटल हार्ट डिजीज तो कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या, अनकॉम्प्लिकेटेड है तो क्या, कार्डिक को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, तुम्हारे पूल में कार्डिक पे बहुत बारीक बारीक क्वेश्चन हैं। अच्छा, लेबर एंड पोस्टमार्टम केयर, मेंटल हेल्थ, सेफ ड्रग्स, सेप्सिस, ड्रग्स आई हुई है ना। अब मुझे फ्लॉक्सीजन याद आ गई। अच्छा, पीपीएच ट्रीटमेंट, ब्रीच, इंडक्शन, वी बैक, ऑब्स, एल्गोरिथम, अब तो भाई रट जाने चाहिए ये बातें ना। और आपने देखा है, आपने देखा है, किसी भी क्वेश्चन में सेम की नहीं थी, किसी भी क्वेश्चन में सेफ सेम की नहीं थी। पीपीएच की ट्रीटमेंट आपको लगती है एक जैसी है, लेकिन आपको लगता है कि पहले टेम्पोनार्ड है, अब बिलीन है, अब लाइक अब क्या करना है, लाइक इफ यू आर अनएबल टू आइडेंटिफाई रेंट, इसका मतलब क्या है कि यू आर नॉट एबल, आपको पता ही नहीं चल रहा रेंट है या नहीं। एंड इफ आई एम सेइंग देयर इज नो रेंट लोकलाइज्ड, इसका मतलब रेंट है ही नहीं। दोनों टर्म्स डिफरेंट है। ठीक है, तो फिर कीज चेंज हो रही हैं। ब्रीज में आपने पेल्विमेट्री देखा, इंडक्शन बिशप, और इंडक्शन करनी भी है या नहीं ये आपने देखा। वीबेक परसेंटेजेस, ओब्स एल्गोरिथम्स, ठीक है, स्पेसिफिकली वो शोल्डर डिस्टोशिया आपने हमेशा देखा कि उसका एल्गोरिथम चल रहा है, लेकिन एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें दोनों के दोनों शोल्डर ब्रिम में एंटर नहीं हुए, उसमें डायरेक्टली हम जेवेनली पे जा रहे थे। तो ये एल्गोरिथम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने इन लास्ट मिनट्स, और ये एल्गोरिथम देखने में, अगर तुम अब कहोगे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, 2 मिनट, 5 मिनट कर लो चलो इसको, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, पूरे एल्गोरिथम देखने में ना आधा घंटा लगेगा अर्ली प्रेगनेंसी का। इसी तरह मैक्सिमम एंटीनेटल करने में एक आवर में सारे ये चीजें ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बस देखनी है। 1 आवर में ये यूके मैक, ये प्री कंसेप्शन चेक्स हो जाएंगे, लेबर 1 आवर में। ठीक है, तो बस 4 घंटे में यही चीजें हो सकती हैं, और तो कुछ होने से रहा। और ये करोगे रिवाइज तो याद रहेगा, वरना तो ये भूल जाएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले ये जरूर करना है। स्कोर्स भूल जाते हैं, बिशप्स भूल जाते हैं। अच्छा, मैं बूस्टर ले रही थी MRCG 2 का ना, तुमसे पहले उनका पेपर हुआ था, तो मैंने कहा ये बिशप तो पार्ट MRCG 1 में आता है, छोड़ दो, ये अगले दिन पेपर में आया हुआ था। मैंने कहा माय गॉड, मैंने कहा ही क्यों। बिशप निकाल लेना बच्चों तुम। लेबर डिलेज, दे लव इट, दे लव इट। ओके, ठीक है एबगार। तो खैर, अब मैं कहती हूँ पार्ट 1 का क्वेश्चन है, लेकिन अब मैं ये बोलूंगी तो फिर ये आया खड़ा होगा। लेकिन ये स्कोर्स भूल जाते हैं, एक दफा रिवाइज कर लेना। जैसे हीरोडायनामिक्स में कैपेसिटीज हैं, प्यूक स्टेजेस हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन की वैल्यूज हैं, ओजीडीटी की वैल्यूज हैं। अब यही तो रिवाइज करना होता है एग्जाम से पहले। ऑन्कोलॉजी की स्टेज एंड स्टेज वाइज ट्रीटमेंट, दैट्स इट। HMP का एल्गोरिथम ना भी करोगे तो याद है तुम्हें, मुझे पता है, इसको रहने दो। इनफर्टिलिटी भी बहुत दफा कर चुकी है। हाँ, पेडिग्रीज कर लेना, कौन सी रिसेसिव एंड डोमिनेंट है। ठीक है, बायोस्टैट कर लो, ऑब्वियसली पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट, रेशियो, कोहार्ट, ये दो मोटी मोटी बातें, आर्डर्स वगैरह। ठीक है, तो हार्डली 4-5 आवर में ये सब चीजें आप कर लोगे। ठीक है, एग्जाम होगा 3 आवर का या 180 मिनट का, 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स होंगे, फिर एक ब्रेक होगी, फिर पेपर 2 होगा, फिर 180 मिनट्स होंगे, 3 आवर का। MCPS और FCPS का ना एग्जाम ऐसे होगा। हाँ, ये मैम का मुझे नहीं कंफर्म है, आई विल क्रॉस चेक। एंड शॉर्ट से ब्रेक होती है, कभी 30 मिनट्स की होती है, आजकल तो 30 मिनट की होती है, 30 मिनट की होती है ना ब्रेक बस। हम्म, कितनी मिनट की ब्रेक होती है? आई मैम भी सेम है। ओके, हाँ, 30 to 40, जितनी वो कहें, प्लीज बी केयरफुल। ओके, और ब्रेक से मुराद है ब्रेक, ब्रेक से मुराद ये है कि दूसरी जंग लड़नी है। दूसरी जंग लड़ने से पहले दूसरी जंग के बारे में सोचना है। पहली जंग जीती या हारी उसको गोली मारो, उसमें जितने क्वेश्चंस आए थे वो क्रॉस चेक करने का क्या फायदा है, स्ट्रेस होगी खाम खा की। ठीक है, और जंग से पहले बंदा क्या करता है, जब लंबा सफर हो तो क्या करना चाहिए, आराम। 30 मिनट क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं कर सकते तो चुप करके बैठ जाओ, अपने ब्रेन को रेस्ट करो करो, उसने अगले फिर 3 घंटे कुश्ती लड़नी है। और जहर लगती है मुझे वो लड़कियां जो पूरा पूरा, मतलब मेरा दिल चाहता था मैं जाऊंगा, मतलब मुझे आवाज ना आए, जिस कोने में जाओ खुसर फुसर हुए जा रही है पेपर में, वो तो अब मैंने वो गलत किया तो मैं क्या करूं। मुझे तो वैसे जो मेरी की होती थी वो तो किसी की होती भी नहीं थी, खैर। तो डिप्रेशन, तो वहां जाके बैठ जाना जहां कोई बोल ना रहा हो। ठीक है, क्योंकि और बस चाय शाय पी लो, चाय तो अच्छी बात है। मेरे तो गुस्से नहीं टले नहीं होते। अच्छा, जो वो बोल रहे होते हैं मैं कहती हूँ ये पेपर में था ही नहीं,
पता नहीं क्यों। आई मुझे तो हमेशा से ये मसला रहा है, जो लोग आगे पेपर बताते हैं ना ये क्वेश्चन था, तो मैं सोच रही हूँ अच्छा ये था। मुझे तो नहीं पता। अच्छा मैं, तुम कहोगे कि मैं पार्टों के बारे में ज्यादा बातें करती हूँ। वो बहुत बड़ा जॉइंट सिलेबस है सच में। मतलब बहुत मुश्किल पेपर होता है मार्क्सिटी 2 का, मतलब मुश्किल पेपर तो नहीं है लेकिन बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो अब पेपर आके बच्चे टैली कर रहे थे, तो मुझे तो बनाना था नेक्स्ट के लिए। तो हर बंदे की स्टेटमेंट डिफरेंट, दूसरे से पूछूं तो वो कहे ये पेपर में था ही नहीं, अच्छा ये था ये था ये था, और मतलब पेपर ही चेंज हो गया भाई। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या फायदा है। तो फायदा पता क्या होता है रिकॉल्स का, अब तुम रिकॉल्स का मैं तुम्हें बता दूं, इस पे ज्यादा मरने की जरूरत नहीं होती, फ्लॉक्सिटिन है या निप्पल मेमो रिडक्शन फलाना ढमकाना। सच में सारी एफर्ट ये होती है कि आपकी कमांड कितनी है टॉपिक पे। मैं खुद भी अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लेती हूँ। मैं एक दफा क्वेश्चन पढ़ती हूँ, बहुत दफा मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कोई की बनाती हूँ। मुझसे जब आप लोग डिस्कस करते हो ना, फिर मेरे अपना खुद मेरे न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, मैं खुद से मान कन्विंस हो जाती हूँ कि नहीं नहीं यार ये तो यहाँ नहीं बनता, ठीक है मैंने कहीं और कुछ बनाया है, तो वो उस सिनेरियो में था, उन अवेलेबल ऑप्शंस के साथ था, इस दर ये नहीं लग सकता। ठीक है। तो रिकॉल्स तो फिर इस तरह किसी ने किसी तरीके से रिकॉल किया, किसी ने किसी तरीके से रिकॉल किया। ट्रस्ट मी, जो है जो जो पेपर्स आपने मेरे साथ किए हैं, उनकी कीज आपने कल पेपर में मार्क करके नहीं आनी। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर अगर बीपी ऊपर नीचे हो गया ना किसी भी सिनेरियो में और एक नई ऑप्शन आ गई, आप तो बहुत मुसीबत में हो। आप नहीं वो पिक कर सकते वो की। और सीपीएसपी तो मशहूर है एक्सक्लूजन कीज में, आइडियल की तो वो देती नहीं है। दो एक जैसी मुसीबतें खड़ी हो जाती। अभी भी आप लोग कह रहे थे 36 पे रिकरेंट ब्लीडिंग है, तो हमें तो समझ नहीं आ रही इलेक्टिव सेक्शन या इमरजेंसी सेक्शन, समझ कह रहे थे ना आप लोग। तो बस बस तो ये है कि रिकरेंट है तो उसका मतलब अभी तो मुसीबत नहीं है। तो ये 36 पे पहुंच के इलेक्टिव कर दें इसका। अब जो 36 पे आई है या 34 पे आई है और अभी भी ब्लीड कर रही है, वो तो मुसीबत है, वो इमरजेंसी है। गॉट इट। हाँ मैडम, ये भी बता दें कि क्वेश्चंस में स्किप करते हैं वो एंड पे, हाँ बिल्कुल एंड पे आते हैं, सारे एंड पे आएंगे। ठीक है। और स्किप करने का मैं तुम्हें एक टिप दूं, जो क्वेश्चन आपको आपको लगता है ना आपको नहीं आता, आप उसको उस पे बैठ के वेट ना करो, 5 मिनट ना बर्बाद करो, उसको शुरू में ही स्किप कर दो, ताकि एंड पे एक ही दफा उसको अच्छा उसका ड्यू टाइम दें और दैट्स इट। ठीक है। अब होता क्या है, सीक्वेंस में क्वेश्चन 36 आया, 36 में फोर्सअप लगाना था या वैक्यूम लगाना था, अभी तो फैसला ही नहीं हो पाया ना। तुम्हारी तो कहानियां मुझे इतनी याद है। जीरो पे मुझे कल किसी ने टैग किया, जीरो पे तो सेफ पूछा है तो सेक्शन कर देते हैं, और भाई जीरो पे फुल्ली पेशेंट का सेक्शन तो और भी इवल चीज है। सेकंड स्टेज सीरियन सेक्शन करने से मुराद ये है कि लेबर के भी सारे मजे और सर्जरी के भी सारे मजे, दोनों कॉम्प्लिकेशन। हाउ इट इज सेफ। ओके, चलो छोड़ो। तो ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, खैर बंदा मेल्ट हो जाता है। तो जब आपको पता हो ना इस पे ज्यादा मैंने दिमाग खपाना, उसकी शक्ल देखते उसको स्किप स्किप कर दिया करो। आप 3 मिनट बर्बाद करने के बाद भी स्किप करते हो, फिर एंड पे भी 3 मिनट देते हो, क्या फायदा। ठीक है। तो पहली गो में सिर्फ वो क्वेश्चंस करें जो 100% आप श्योर हो। दूसरी गो में स्किप ही नहीं करना, बस उसको सॉल्व करके ए या बी करके आना है। ठीक है। समझ आ रही है कि मेरी बात, कि जो क्वेश्चन नहीं आते उनको पढ़ना ही नहीं है पहली गो में, तो क्योंकि वो पहली गो में भी करके तुमने उसको स्किप ही करना है 100%। हम्म। ठीक है। तो पहली गो में सिर्फ वो क्वेश्चन, चाहे 20 बनते हैं, पहली गो में सिर्फ वो करें जो आपको आते हैं, दूसरी गो में स्किप ही नहीं करना, बस फिर करो सारे। ठीक है। और दूसरों की अच्छा, चीटिंग तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है। तो जो भी आपकी सिक्स सेंस कह रही हो ना वही ठीक होता है। मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने अगर कुछ फैसले अपनी सिक्स सेंस पे कर रही होते ना, तो शायद अगर मैं जाऊं तो हालात बहुत बेहतर हो चुके होते। अब भी शुक्र है अल्लाह का, अपनी जिंदगी के फैसलों में भी मैं सब में ये बात करूं तो सिक्स सेंस अच्छी होती है। हाँ 100% ठीक नहीं है, लेकिन सही है, ये अच्छी लॉजिकल अप्रोच है। ओके बाकी ब्रेक भी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज एवरेज पे सिंगल बेस्ट आंसर कितने का बनेगा, 1.5 मिनट का बनेगा, 1.5 मिनट का। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन को 1.5 मिनट लेके बैठे रहो।
कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं, जैसे टर्नर में पूछ रहे हैं, टर्नर की इन्वेस्टिगेशन, अब आप कहोगे एफएसएच नहीं, टर्नर की केरी हुई है, तो केरी हो गई बस। मोस्ट कॉमन पूछ लिया, रिकरेंट मिसकैरेज का तो पता है, क्रोमोसोमल है, मतलब इनमें तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा ना, ये तो 15 सेकंड में हो जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें शायद 2 मिनट लगे, ऐसा भी है। तो फेयरली हर हर क्वेश्चन को नहीं 1.5 मिनट देना, कुछ में 3 मिनट्स भी लगेंगे और कुछ में 30 सेकेंड्स भी लगेंगे। गॉट इट। अब वो कौन से क्वेश्चंस होंगे, हम आगे चलते हैं। देखो, जो इनसाइड द एग्जाम होता है ना सिनेरियो, जो इसमें क्या होता है, आपने देख उस सिनेरियो को पढ़ के डिसाइड करना होता है कि ये पेशेंट है कौन, स्टेबल या अनस्टेबल। अनस्टेबल पेशेंट में तो कहानी हो रहा है, ये ट्राइएज वाली होगी बस। इसमें कोई नॉलेज नहीं है, इसमें सिर्फ ये देखेंगे सेफ हो या नहीं। ठीक है, इसमें कोई नॉलेज नहीं है कि सेफ हो या नहीं। लगे हाथों में तुम्हें एक बात बता दूं, सीपीआर में मैंने तुम्हें बोला था कि अगर सीपीआर में कोलैप्स होता है ना पेशेंट, तो उन्होंने दो आर्म बनाए हैं, रिस्पॉन्सिव और अनरिस्पॉन्सिव के। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिव है उसमें पहले लेफ्ट लैटरल करना है 20 वीक के बाद अगर आई है, और फिर आपने काल्फार हेल्प करनी है। और जो अनरिस्पॉन्सिव या कार्डिक अरेस्ट है उसमें पहले आपने काल्फार हेल्प करनी है, फिर लेफ्ट लैटरल करना है। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग न्यू, ट्रस्ट मी, ये मैंने खुद तुम्हारी अटेम्प्ट में मैंने ये सीखी है। मैं हर ऑब्वियसली, बंदा सीखता तो क्या मरने तक ही है, तो मैंने ये चीज सीखी है। मुझे नहीं पता था इस बात का पहले, और इससे काफी चीज मैंने चेंज की है, रिवाइज कर दी है। आपको मैंने रेफरेंस ही भेज दिया था। कोलैप्स में अगर पेशेंट, कोलैप्स पेशेंट में आपने लेफ्ट लेटरल ही करना है पहले, अगर 20 वीक के बाद है। कार्डियक अरेस्ट है या अनरिस्पॉन्सिव है तो पहले कार्पल हेल्प करनी है, फिर लेफ्ट लेटरल करना है। ठीक है। अब आप कहेंगे कोलैप्स वाली तो वैसे ही बाय डिफॉल्ट अनरिस्पॉन्सिव है, लॉजिकल बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्ली फेज ऑफ कोलैप्स में उन्होंने नीचे, मैंने खुद भी देखा है, अब आप खुद भी, वो मैंने बार बार उसको टैग किया होगा तुम लोगों को डिस्कशन में कि देखो देखो ऐसा ही है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव मतलब अरेस्ट में नहीं गई अभी तक, कार्डिक अरेस्ट में नहीं गई। जैसे एक पेशेंट है ना जिसका बीपी अभी आ रहा है, जैसे 90/40 हो रहा है, बीपी आ रहा है, पल्स 130 में आ रही है, शी इज स्टिल रिस्पॉन्सिव ना। गोइंग इनटू शॉक, ऑलमोस्ट शॉक, मतलब स्टिल वाइटल्स तो आ ही रहे हैं ना, कुछ एक में तो बिल्कुल ही बीपी लेस, पल्स लेस, कोई रिस्पॉन्स नहीं, दैट टोटल कार्डिक अरेस्ट। अच्छा, अच्छा देखो, जो आपने जिस ऑर्डर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, प्लीज मेक श्योर कि स्टेबल है अनस्टेबल है। ठीक है, कहानी चेंज है स्पेसिफिकली, वो फिर आ जाएगा इन्वर्जन। इन्वर्जन अगर शॉक के साथ है तो कहानी और है, अगर शॉक के साथ नहीं है तो कहानी और है। और आपने देखना है इमीडिएट प्रायोरिटी। ठीक है, इमीडिएट प्रायोरिटी बताएगा आपको रेड फ्लैग। अगर एक पेशेंट में रेड फ्लैग नहीं है तो फिर उसको क्या तबाही मचाने की जरूरत है उसमें, चिल करो। ठीक है, और सेफ कीज चूज करनी है, जैसे हमने कहा है, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट में सेफ्टी है, डोमेस्टिक वायलेंस में प्राइवेसी होती है। ठीक है, कोई गंदी खबर सुनानी है या कोई ऐसी चीज है, उसमें इनिशियल स्टेप क्या होता है, काउंसलिंग होती है। ये चीजें हमेशा यही होती हैं कीज, ये मेरा मानना है। और अब मैं सिप और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस की बात करती हूँ। अच्छा, इस सिप और नॉलेज बेस्ड मैनेजमेंट ने तो इस दफा मेरा दिमाग ही खराब करके रख दिया, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसे मेरे मुंह पर ले ले के स्क्रीनशॉट भेजे, ये देखो ये देखो ये देखो ये स्क्रीनशॉट। और मेरे तो पिछले 6-7 साल की मेरे तो सारी असेसमेंट ही कैसे समझाऊं कि नहीं है ऐसा। स्क्रीनशॉट तो होना होगा, बाइबल होगी। ओके, तो देखो, मोस्ट कॉमन काज में तुम्हारा स्क्रीनशॉट सही है, मोस्ट कॉमन काज में स्क्रीनशॉट तुम भेजोगे मुझे वो सही है, परसेंटेज में भेजोगे मैं मान लूंगी। ड्रग ऑफ चॉइस है शॉक की या किसी अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की, मैं मान लूंगी। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रोटाडम है, ऑब्वियसली मुझे पता है वो, उसमें क्या ही चेंज होना है, ये तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ तो स्क्रीनशॉट आपकी जस्टिफाइड है,
जैसे अभी आपने ट्विन प्रेगनेंसी मेरा कल ठीक कराया। पिछली 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 गाइडलाइन में 24 था, तो बस वही मेरे दिमाग में चिपका हुआ था। नहीं बोतल क्या, इतनी चीजें होती हैं लाइफ में। तुम लोगों ने कहा नहीं देखें 20 वीक से, और स्कैन के साथ शुरू हो रहा है, आई एक्सेप्ट। वो स्क्रीनशॉट वाकई स्क्रीनशॉट है, उसमें क्या ही करना, मतलब दिस इज वेरी सिंपल थिंग। बट रिमेंबर, जब लॉन्ग सिनेरियोज आते हैं, और ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और ये एग्जाम में कितने आते हैं? 10%। सिर्फ 10% होते हैं क्वेश्चन। अगर 200 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ रहे हैं, तो 10% क्वेश्चन होंगे कि मोस्ट कॉमन काज बता दो, ड्रग ऑफ चॉइस बता दो, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बता दो। बाकी तो सारे ऐसे होंगे, लंबा सा सिनेरियो, मल्टीपल डाटा पॉइंट्स, जेस्टेशनल एज है, वाइटल्स है, लैब्स है, इमेजिंग है, जैसे हेडेक के सिनेरियोज हैं कैसे चेंज हो रही हैं, है ना। और फिर उसमें उस पेशेंट की प्रायोरिटाइजेशन, उसमें उसका बस बड़ा अलग है नेक्स्ट स्टेप का। उसकी इनिशियल मैनेजमेंट डिफरेंट है, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट है, इमीडिएट एक्शन डिफरेंट है। गॉट इट। यहाँ कोई स्क्रीनशॉट एप्लीकेबल नहीं है अनटिल अनलेस यू हैव क्रैम योर एंटायर सिलेबस एंड यू रियली वर्कड इन योर वार्ड इन इमरजेंसीज। ठीक है। जिसने वाकई काम किया है, जिसने सिलेबस पे कमांड है, जो वाकई एक्सपर्ट है अपनी फील्ड का। अब तुम सारे एक्सपर्ट हो, कंसल्टेंट बनने जा रहे हो। ठीक है, वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मोस्ट कॉमन ड्रग ऑफ चॉइस, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, परसेंटेज। ये तो तुम्हारे लेवल के नहीं बनते ना। 10% ही आएंगे, बाकी तो 90% यही है सब कुछ। एंड दे रियली वांट टू सी कि आपको इंसाइट है कि अगर आप अकेले इमरजेंसी में खड़े हो तो आपने क्या करना है, रट्टू तोते हो या सेफ डॉक्टर हो। और कैसे अपने नॉलेज को यूज करोगे, कैसे अपने नॉलेज को ही मॉडिफाई कर दोगे। कैसे ही अपने, जैसे वही एपीएलएस वाली बात कल भी मैं कर रही थी, रिकरेंट मिसकैरेज में 34 पे बंद करना है, बट एपीएलएस वाली प्रेग्नेंट है तो वो भी तो स्कोर 3 है ना। वो तो नहीं बंद करना फिर, हेपरिन। और प्रोफाइलेक्टिक ही देनी है तो वो तो 24 आवर बिफोर बंद करनी है। ठीक है। तो ये फिर आप, ये इस तरह की चीजें, और इसी की हमने प्रैक्टिस की है इन पूरे 6 महीनों में। ठीक है। हमने स्टार्ट किया हर टॉपिक पे, फिर पेपर वाइज, फिर मॉड्यूल वाइज, कितनी एफर्ट करके आज इस वक्त हम पहुंचे हैं। नाउ आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि जो मेरी जिम्मेदारी थी वो ये थी। मेरी जिम्मेदारी ये नहीं थी। ये तो आप खुद से भी कर सकते हो। एक टीचर की जिम्मेदारी यही होती है कि ये एहसास पैदा कर सके कि नेक्स्ट बेस्ट अप्रोप्रिएट, रियल टाइम पे असेस करो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कनेक्शन बनता है इस टाइम स्टेटमेंट के साथ या नहीं बनता। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे शायद बता सकूं कि वो एक पेशेंट एक टॉपिक वाली नहीं आई हुई थी, और उसको इस वक्त आईओडी भी अंदर था। ठीक है। हाँ ना। उसमें ये था कि और वो एक टॉपिक भी ऐसे थी, कोई 2 सेंटीमीटर की थी, है ना। याद होगा। उसमें हमारी की ये थी, क्योंकि ये रिसेंटली है तो मुझे याद है कि उसमें रिमूव था आईयूडी एंड ऑब्जर्व था। और दूसरे में क्या था? एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट था ना। और ऑब्वियसली 2 सेंटीमीटर की सैक है, एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, तो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है वही बस वर्ड है, बाकी तो बस ही नहीं है। वी आर नॉट बोदरिंग बीटा जी, फार एस दिस इज नॉट अ बस। 3 से 2 सेंटीमीटर पे एक्सपेक्टेंट भी हो सकती है। तो आई टोल्ड यू, ये कनेक्ट ही नहीं कर रहा आईयूडी के साथ। क्योंकि आईयूडी चाहे इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी में हो चाहे एक टॉपिक में हो, यू मस्ट हैव टू रिमूव। वो बात की बात है। यहाँ कनेक्शन ही नहीं बन रहा इस सिनेरियो का, बन रहा था तो क्या बना ये? यही बना ना फिर। ये तो करनी इस 2 सेंटीमीटर को आगे ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये सिम्टोमेटिक है, सैक भी छोटी है। इमीडिएट इंटरवेंशन का तो कोई नहीं है बस ना। यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट, वट आई वांट टू से। अब आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे 2 सेंटीमीटर की टॉपिक से एक्सपेक्टेंट भी हो रही है तो मैं मान जाऊंगी, लेकिन हाउ यू विल रिलेट इट? कैसे रिलेट कर सकते हो? यस सर नो तो बोल दो कि ऑप्शन ए बेहतर है क्लिनिकली। इट्स मीन यू आर सेफ, इट्स मीन यू नो कि आईयूडी निकालनी है। इसी तरह जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट के 2 प्रीटर्म मिसकैरेजेस हुई हैं। नाउ शी इज एट 13 वीक्स। इसमें 2 कीज थी, याद करो। एक था सीरियल टीवीएस फ्रॉम 16 वीक, और दूसरा ये था स्कैन सर्कलाज। इफ इफ लेस देन
25। अब इसमें क्या बुराई है? ये भी ठीक ही है। बल्कि आपके नॉलेज के तो ज्यादा अच्छा है, आपके नॉलेज बेस्ड चीज तो यही बनती है ज्यादा परफेक्ट, इजंट इट? बनती है ना। हम लगाते हैं ना। एक पेशेंट जिसके 2 प्रीटर्म लेबर हो, उसकी जो है सर्वाइकल लाइन 25 mm से छोटी हो जाए, तो उसका हमने लगाना होता है स्कैन बेस्ड सर्कलाज या अल्ट्रासाउंड, ये भी तो ठीक है। लेकिन कनेक्शन नहीं हो पा रहा उस टाइम लाइन के साथ जहां हम खड़े हैं। हम 13 वीक्स पे खड़े हैं। हमने नेक्स्ट इस पेशेंट की, जिसका ये इतना लंबा चौड़ा सिनेरियो हमें दिया गया है, हमने नेक्स्ट इस पेशेंट की सीरियल टीवीएस करनी है, क्योंकि हमें पता है कि प्री टर्म लेबर तो हाई रिस्क फैक्टर है, इसकी तो सीरियल बनती है। और अगर फिर इस पेशेंट में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ये तो उन्होंने एक जनरलाइज टर्म दे दी, एवरीवन नोज। बट इतना लंबा सिनेरियो पढ़ने के बाद इस पेशेंट में तो ये करना था ना, सीरियल टीवीएस। ये 13 पे है और हमने 16 से स्टार्ट करना, हमारी टाइमलाइन को भी कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ये थोड़ा है बोदरिंग। स्टिल यू मैनी कैन हैव ऑब्जेक्शन, बट ये इसकी एग्री। चलो एग्री नहीं हो तो डिसएग्री। हु इज डिसएग्री? फील दैट सिनेरियो, लिव दैट सिनेरियो, कि आपके पास पेशेंट 13 वीक्स पे आई है, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या है? सीरियल टीवीएस। और इस नेक्स्ट एक्शन की जो लॉजिक है वो ये है कि ये हाई रिस्क है प्रीतम वाली, इसकी तो सीरियल करनी है, फिर देखेंगे कि इसमें बनती है नहीं बनती। मतलब इस पेशेंट में तो ए कॉम्प्लीमेंट कर रही है इस पूरे सिनेरियो में, बी नहीं कर रही। हाल तो ये भी ठीक है, इसका सेकेंड शॉट भी मुझे बहुत भेजा है तुम लोगों ने। ओके। तो हाउ टू अटेम्प्ट, ये होते हैं कैपेबिलिटी इन प्रैक्टिस। मतलब सीआईपी कैपेबिलिटी इन प्रैक्टिस होती है कि एक ये जो डॉक्टर हम बना रहे हैं, ये कैपेबल है प्रैक्टिस करने को, जो भी नॉलेज इसको हमने दे दिया, गाइडलाइंस हमने कहा ये पढ़ लो पढ़ लो, ये पढ़ने के बाद रियल टाइम पे एक इंडिविजुअलाइज पेशेंट में जिसमें मल्टीपल डाटा पॉइंट्स हैं, उस पे अप्लाई कर सकता है। एंड ओनली वन स्क्रीनशॉट इज नॉट इनफ। इसमें तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, मतलब वो 6 महीने की वो एफर्ट है जो हमने हर कुछ हर हर टॉपिक पे की है, इजंट इट? चलो, कुछ टिप्स हैं जब बहुत सारे मल्टीपल इंफॉर्मेशन हो, टाइम कम हो, तो फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन से देख लेना कि वो पूछ पूछ रहे हैं अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट या इनिशियल स्टेप। ठीक है। गेम चेंजर स्टेबिलिटी हो सकती है। अगर कुछ भी नहीं है तो हमेशा स्टेप वाइज ही है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। और सेफेस्ट चूज करनी है। अच्छा, जैसे यूरेटर की बात कर लो। अभी मुझे दुख हो रहा था, मैंने अभी तुम लोगों को तो खैर बता दिया था, मैंने फेसबुक पे लगाया था ये क्वेश्चन कि पेशेंट की कॉम्प्लेक्स कोई सर्जरी हुई, उसको सर्जरी के डे 3 पे जाके फीवर हो गया है, और उसको जो है ना फ्लैंक पेन भी है। कोई ओलिग्यूरिया नहीं है, कोई ओलिग्यूरिया नहीं है, फ्लैंक पेन है, फीवर है। और फीवर था, फ्लैंक पेन था, और क्या था इसको? टेंडरनेस भी थी, है ना? ऐसे ही था ना? अच्छा, इसमें आपने फर्स्ट स्टेप किया है आपका। व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? अब इसको सीआईपी रख के सोचो, यू आर कैपेबल टू प्रैक्टिस डे 3 पे फीवर और फ्लैंक पेन। क्या है ये? पहले डायग्नोसिस तो बता दो मुझे। 2 डीडीज बनती हैं, हमेशा 2 डीडी सोचा करो। पहली डीडी तो है कॉम्प्लेक्स सर्जरी की वजह से यूरेटर उड़ा चुके हो। दूसरी है फीवर के साथ यूटीआई होगा। यूटीआई का मतलब है पाइलोनेफ्राइटिस। यूटीआई यूटीआई की बहन है ना, बल्कि बड़ी बहन है पाइलोनेफ्राइटिस। हम्म। थैंक यू राफी। अब बताओ, ये एक पेशेंट है, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव राउंड कर रहे हो आप, आपने सर्जरी में असिस्ट भी किया है, आप सर्जन भी हो। इस पेशेंट की कॉम्प्लेक्स सर्जरी थी, लेकिन इंट्रा ऑपरेटिवली तो उन्होंने कुछ नहीं बता कुछ हुआ इसको, ना आपको पोस्ट ऑपरेटिवली ओलिग्यूरिया हुआ है। तो आप स्टेप वाइज कैसे चलोगे? आप पहले कंप्लीट यूरिन कराओगे, या सबने इसकी आईवीयू कराया हुआ है, पाइलोग्राफी, बल्कि आईवीयू भी नहीं? हम्म। सबने कराया हुआ है। तो यूटीआई कॉमन है। देखो, यूरेटर इंजरी है या नहीं, यूटीआई यू मस्ट हैव टू एक्सक्लूड एट फर्स्ट स्टेप। कंप्लीट यूरिन कराओ ना।
कंप्लीट नेगेटिव आ जाएगा, जान छूटी। फिर हम करा लेंगे यूरेटर इन्वेस्टिगेशन। मतलब जब सिमिलर बज मीट कर रहे हैं और यूटीआई की परसेंटेज भी ज्यादा है, और यूरेटर का स्पेसिफिक बज ओलिगुरिया भी नहीं है, फिर मुझे लगता है कि दे रियली वांट टू सी कि आप कितने कॉमन सेंस है तुम लोगों में। कैपेबिलिटी इन प्रैक्टिस है, मैं तो ये कहूंगी। हम्म। यूरोसेप्सिस मोस्ट कॉमन काज है सेप्सिस की। ओके। तो ये पहले अब इसका कल्चर वो सॉरी, इसका सिर्फ आपने कंप्लीट यूरिन कराना है। वो नेगेटिव है तो दैट्स इट। अगर वो पॉजिटिव है तो फिर आप कल्चर करा लो। कॉमन सेंस इन प्रैक्टिस। अगर मैं इसमें ओलिग्यूरिया बोलूंगी तो फिर तो ज्यादती है। अच्छा, ओलिग्यूरिया करने के बाद फिर पाइलोग्राफी थोड़ी ना करानी, उसमें तो सीटी यूरोग्राम कराना होता है। दिस इज द दिस इज फर्स्ट लाइन। दिस इट्स टोक सेज दिस इज द फर्स्ट लाइन। आईयूवी भी बोलते हैं फर्स्ट लाइन है, ठीक है, और सीटी यूरोग्राम भी कराते हैं, दोनों फर्स्ट लाइन है। बट सिटी यूरोग्राम इज मोर एडवांस लेटेस्ट, एंड एक्सपर्ट्स लाइक इट मोर। ठीक है। अगर सिटी यूरोग्राम के साथ आईवीयू आ जाए तो प्लीज सिटी यूरोग्राम कीजिएगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। और पाइलोग्राफी तो फिर भी नहीं आती, वो तो आईवीयू की रिप्लेसमेंट होती थी पुराने जमाने में। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब इस यूटीआई की मैं बात करूं। अच्छा, मुझे फिस्टुला, अब एक पेशेंट को वीवीएफ हो गया है भाई। अब उसकी ऑप्शन में आप क्या करते हो, चॉइसेस में सिस्टोस्कोपी भी पड़ी हुई है और आईवीयू भी पड़ा हुआ है या सीटी यूरोग्राम पड़ा हुआ है। अब आपकी की क्या होगी भाई, अब तो वीवीएफ ही डायग्नोज नहीं हुआ, पहले वो तो कर लो, फिर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हो। 12% फिस्टुलाज में यूरेटर इंजरीज होती हैं, अभी आईवी क्यों नहीं करा रहे। प्राइमरी तो फिस्टुला डायग्नोज करना है, अगर फिस्टुला है तो फिर सेकेंडरी 12% इंजरी है ना। ठीक है। तो इफ यू मस्ट लर्न दीज थिंग्स, और आपने की है ऑब्वियसली, आपने बहुत अच्छी एक्चुअली इसकी 6 मंथ से प्रैक्टिस की है, देन यू आर सेफ, कैपेबल टू प्रैक्टिस। चलो, हो एक बार, प्लीज प्लीज ये काम नहीं करना। जंक फूड्स नहीं खाने, पानी शानी पी के रखना, हाइड्रेशन बहुत हो जाती है, सर्दियां भी हैं थोड़ी सी। ठीक है, जंक फूड्स अवॉइड करें। कल मैंने भी खा लिया जंक फूड। बहन आई हुई थी मेरी, उसके बच्चों को भी ले गई, और सुबह इतना दर्द था पेट में। शुक्र है मेरा पेपर नहीं था। ठीक है, घर का खाना खाओ। हाँ देखो, अब फिसला में अगर आपसे पूछें, इनिशियल टेस्ट किया है वो 3 स्वैब है। दिस इज 3 स्वैब। अच्छा, आपसे स्टेप वाइज भी पूछते हैं, दिस इज 3 स्वैब। लेकिन फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन नहीं है ये। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन नहीं है ये, वो सिस्टोस्कोपी है। ओके। अगर मैं पूछूं एचएमबी है एक पेशेंट की, तो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन तो मायरी नहीं है ना, ओसीपीज भी नहीं है और नॉन हार्मोनल भी नहीं है। हम्म। घर का खाना खाना है, रात को सोना है, घर का खाना खाना है और रात को सोना है, ठीक है। जो सो के जाएगा ना ऐसे बस, आपका दिमाग ठीक है। क्योंकि देखो, 80% ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आपने जो कि जिनमें बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स, उनके कनेक्शंस बनेंगे, दे आर नॉट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। और आपकी आपके ब्रेन को सिर्फ नींद चाहिए और ग्लूकोज चाहिए, उसको तीसरी कोई चीज नहीं चाहिए। तो नींद बहुत जरूरी है, वो कम से कम 8 घंटे की। अब नहीं है तो क्या, प्लान बी क्या है? अगर सोना ही नहीं है तो प्लान बी ये है कि गोली खा के सो जाओ। सो जाओ पर जागना तो है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है। थकावट हो रही है, पीसीएम ले लो, पैल्पिटेशन हो रही है, ट्रा लो, जो मर्जी ले लो, कोई दवाइयों से नहीं मरते तुम एक दिन में। सोए नहीं तो मर जाओगे पेपर में, फिर क्या ही आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक हो जाओगे। ठीक है। सुबह अपने ये स्लिप स्लिप रात को ही बना के रख देना, तो कपड़े जूते सारे रात को ही, सुबह ना मसला हो। ठीक है। घर से जाते हुए ना एक उनका खाना तो वो दे ही देते हैं, लेकिन अपना कोई अच्छा हेल्दी सा सैंडविच बना के ले जाना, पानी की बोतल 2 पीसीएम, और एक मजेदार सी चॉकलेट। इंस्टेंट एंड मूड स्टेबलाइजर है, और बड़ा मजा आता है जब आप लेबर के सिनेरियोस कर रहे होते हो। 30 मिनट्स, मैं तो कहूंगी 1 घंटा पहले घर पे पहुंच जाना, ना ट्रैफिक का पता ना उबर का पता। ठीक है। बाकी अगर कोई स्पेशल जरूरत है, जैसे
आई स्ट्रेस होता है तो वो बफर ले जाना, वो जो ब्लू लाइट बफर्स होते हैं, बैक स्पोर्ट इश्यूज हैं पहले ही बता दो, राइट लेफ्ट हैंडेड हो ये भी देख लेना अपना हिसाब किताब। ठीक है। और वॉशरूम वगैरह तो घर से ही होके जाना, और इंशाल्लाह यू विल डू इट। ठीक है। तो बस टाइम मैनेजमेंट मैंने तुम्हें बता दिया कैसे करनी है, कौन से क्वेश्चन शक्ल देखते ही स्किप कर देने हैं। फर्स्ट राउंड में सिर्फ वही करने हैं जो आते हैं, सेकंड में स्किप ही नहीं करना। ठीक है। और जो कुछ भी नहीं आता तो कॉमन सेंस बल्ले बल्ले। और अगर फिर भी कॉमन सेंस भी नहीं बनती तो ए और ई ना करना, फिर बी सी डी दरम्यान में से कोई चूज कर लेना। ठीक है। और रेयर एजम्पशंस नहीं बनानी। शवाना, शवाना ने अटेम्प्ट किया, शी आई लव हर सो मच, शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी लॉजिकल थारो, बहुत अच्छा पढ़ा है शवाना ने। शवाना की थीरी इतनी ज्यादा है ना कि वो उसे रेयर चीजें भी याद हो जाती है। मैं उसके साथ ही फिर लगी रहती हूँ। तो रेयर एजम्पशंस नहीं बनानी। लेकिन शवाना ने बहुत सारी चीजें भी ठीक कराई हैं सिलेबस में, ऐसी भी बात नहीं है। शी इज वेरी गुड। कहाँ है शवाना? किधर हो शवाना? ओके 3 बजे। 3 बजे वाले भी सो तो ले, 8 घंटे की नींद तो जरूरी है। वैसे फिर भी ये है कि नींद आ जाती है, सुबह वाले पेपर में मसला होता है। अच्छा, इन डेज में तो आपको करना चाहिए सिर्फ सिर्फ मेरे मेरे रिकॉल्स, क्योंकि जो मैंने तुम लोगों को जूम पे पढ़ाया ना, अगर वो तुम्हारी मुसीबत में काम आने वाली बातें हैं। ना कार्ड्स बोलते ना इनसाइड बोलती। ये जो हमने एक एक सिनेरियो पे कितना टाइम लगाया, ये वो अब तो मुझे रटे हो गया कि कैसे सीपीएस पे पूछती है, ट्रस्ट मी। अगर इन दिनों में इफ यू हैव टाइम, जिनका पेपर 21 को, आई थिंक आईएमएम का 21 फैब को है ना, तुम लोग बस मेरे लाइव सेशन सुन लो। मेरी अपनी नीस का भी 21 को है, शादी थी उसकी, तो बस वैसे मुझे पता तो उसने क्या ही पढ़ना था। तो फिर आई जस्ट एडवाइस हर कि आपने सिर्फ ये लाइव सेशन सुनने हैं, दैट्स इट। अच्छा 21 वाले, और तुम लोगों का तो 16 को है ना सीपीएस का? 16 फैब को है ना? ओके। तुम लोगों के पास टाइम कम है, लाइव सेशन नहीं सुन पाओगे। तो एक तो वो अपने ग्रुप में जाके हैशटैग करेक्टेड देख लेना। काफी ज्यादा हैशटैग करेक्टेड है। कितने हैं? 120 है, पता नहीं 112 है। 112 क्वेश्चन आई थिंक। वो जरूर देख लेना, ये ना हो कि तुम लोगों ने वो ना देखे और पेपर पे आ जाए फिर मुझे कोसो, मैंने ठीक करा दिया भाई। ठीक है। 112, एक तो हैशटैग करेक्टेड देख लेना। दूसरा ये कि फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स ही हो सकते हैं। ठीक है, अपने के ग्रुप्स में जाके वहाँ के फ्लैश कार्ड्स देख लो, दैट्स इट। इतना टाइम तुम्हारे पास भी नहीं है, आज 12 13 14 15, 3 दिन ही तो है। हाँ नहीं नहीं, 3 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। 3 दिन में भी वैसे तुम चाहो, अगर तुमने डिप्रेशन ही लेनी है, देखो 3 दिन में मैं ये डुएबल काम है। मैं तुम्हारी जगह होती ना, मैंने डबल स्पीड पे ये सेशन सुन लेने थे दोबारा। क्योंकि मुझे मेरा मेरे साथ पता है क्या होता है, एग्जाम से 3 दिन पहले बहुत डिप्रेशन होती है, लाइक मैं जो मैं पढ़ रही होती ना, मुझे वो नजर भी नहीं आ रहा होता। नहीं नजर आ रहा होता, ट्रस्ट मी। अगर तुम्हारे मेरे जैसे हालात है, मैं जब एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ रही होती हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा होता कि मैं पढ़ क्या रही हूँ, मतलब मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही होती, मतलब कोई सेंस नहीं बन रही होती। मुझे बहुत स्ट्रेस होती है नॉर्मल लोगों से ज्यादा, पैथोलॉजिकल होती है। हेडेक भी होता है। तो मैं ना, मेरे तो हाथ मुंह ठंडे हो जाते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आती, सेंस नहीं बनती, मुझसे नहीं बनती। तो जो मेरे अपने ही वॉइस नोट अच्छे दिनों के लिए मैंने बनाए हुए होते हैं, ठीक है वो, या आई लव टू लिसन लेक्चर्स, आई लव टू लिसन, क्योंकि जब हम सुन रहे होते हैं ना, वो हमारी बहुत ज्यादा सेंसेस सेंसेस काम कर रही होती हैं। सुन भी रहे होते हैं, इमेजिन भी कर रहे होते हैं, और सुनने में एफर्ट नहीं होती, एनर्जी नहीं लगती, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, पढ़ने में बहुत मोटिवेशन चाहिए होती है। तो स्ट्रेस फेज में जिसको ये मसला है, तो इन 3 दिनों में आप सारे के सारे आपने जो लाइव सेशंस हैं वो डबल स्पीड पे सुन सकते हो, और आपको बहुत सारी बातें आती होंगी, आप उनको स्किप कर सकते हो। हाँ, और ये इन 10 एमसीक्यू, 100 एमसीक्यू से भी, यानी का आपने 50% रजिस्टर नहीं किए होंगे, नहीं पढ़ा जाता, समझ नहीं आती। हम्म।
मुझे तो याद है, मेरा मेरा जो था, वैसे एफसीपीएस तो मैंने 2018 में कर लिया था। मुझे जो जिसकी यादें हैं जिस पेपर की, वो एमआरसीओजी है। तो ना, मैं ना वो एग्जाम से पहले मुझे सिफिलिस बड़ा घटिया लग रहा था। मुझे 1 घंटा हो गया, आई एम जस्ट लुकिंग एट दैट ट्रीटमेंट कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में मैंने पेनिसिलिन देनी है। अर्ली प्रेगनेंसी में, अर्ली सिफिलिस में 1 डोज है, और फिर उसके बाद 2 डोज है, तब तो खैर याद है। और बाकी सही है। मैं आई टूक 1 आवर। मैं रजिस्टर ही नहीं कर पा रही थी, मैं उसको देखे जा रही थी उसको। बहुत मुश्किल हो रही थी। तो अगर कोई बता दे तो वो फिर बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं आपको यही कहूंगी, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरी जैसे एवरेज हैं। और एवरेज लोगों के लिए ये दुनिया ट्रस्ट में। तो आप सुन लें, आपसे ये 100 एमसीक्यूज भी नहीं रजिस्टर हो रहे होंगे, कुछ रजिस्टर नहीं हो रहा होता। आप सुन लें, 3 दिन बहुत ज्यादा है। ठीक है। हाँ, नजर भी नहीं आता, समझ भी नहीं आता सच में। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो ऐसे इन 3 दिनों में कोशिश करना ऑन्कोलॉजी और ये जो स्कोरिंग वगैरह ना, ये जरा करना, ये भूल जाती है तो किसी से भी भूल जाती है। मैंने सिफिलिस की इन्वेस्टिगेशन लगा दी थी उसी दिन बना के, फेसबुक पे। तुम लोगों ने भेजी? ओके, मैं चेक करती हूँ। नहीं, मैंने दोबारा भी सेंड की थी, बार बार टैग भी किया था मुझसे, वो शैला पूछ रही थी कि इसका तो स्पेसिफिक पॉजिटिव है, तो दूसरा इसका वो करना है आरपीआर नॉन स्पेसिफिक, तो मैंने कहा था दोबारा भी स्पेसिफिक ही करना है। अच्छा, फेसबुक भी देखा, ठीक है। मैं भेज देती हूँ। ओके, रेयर एजम्पशंस नहीं बनानी, ठीक है शिवाना? ठीक है, नो रेयर एजम्पशंस। बहुत सारे पेपर जो है ना आपका कॉमन सेंस पे और कॉमन सिनेरियोज पे ही होगा। ओके, चलो। बाकी स्टेप 1 पे आप पढ़ें। स्टेप 1 पे तो खुद वैसे मुझे तो रजिस्टर नहीं होता, मैं पढ़ क्या रही हूँ, लंबा सा सिनेरियो ना, पहली दफा तो समझ ही नहीं आता, दूसरी दफा पढ़ती हूँ तो समझ आती है बज़वर्ड्स। ठीक है, फिर मैं निकाल लेती हूँ कि मैंने नेक्स्ट स्टेप बताना है, पूरी मैनेजमेंट नहीं बतानी, एक्सेप्ट बताना है, बेस्ट बताना है, लीस्ट बताना है। इस इंफॉर्मेशन के साथ, इस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं चॉइसेस पढ़ती हूँ, मैं वरना चॉइसेस ही नहीं पढ़ती। और मैं तुम लोगों को सॉल्व कराते हुए भी यही करती हूँ। और ये बहुत क्विक तरीका है, क्योंकि जब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो फिर मैं आराम से, मुझे पता होता है कि मेरी की क्या है, मैं फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होती डिस्ट्रैक्टर से। ठीक है, तो पहली दफा पढ़ने के बाद दोबारा भी पढ़ें, ताकि आप बस निकाल सकें। आप को पता हो आपने आपने क्या जवाब देना है, और ये तो बकवास है, ये डिस्ट्रैक्टर है। ठीक है। एक डिस्ट्रैक्टर भी होता है साथ में लगा हुआ, जो सम टाइम हमें बस भी लग रहा होता है, देन इट्स इसके लिए तो हमने प्रैक्टिस की है पेपर्स की। यहाँ आपको समझ आ जाती है सीपीएसपी के स्टाइल की। और 80% तो वैसे एक्सक्लूजन कीज बनती हैं। ठीक है। तो इसको छोड़ दो, ये तुम लोगों के लिए नहीं है। बाकी बस ब्रेक टाइम में कुछ नहीं करना, चाय कॉफी अपना साथ ही बंदोबस्त करके ले जाना, साथ से ले जाना, ठीक है, वरना तो फिर नैप ले लेना। वॉशरूम होके जाना, और बस ये दुनिया सिर्फ उसके लिए जिसने मेहनत की है, ये अल्लाह का वादा है। अगर आपने मेहनत नहीं की तो आपको फिर रोना पिटने की जरूरत नहीं है, आपने मेहनत की है, आपने फाइट की है, तो वो चीज़ आपकी है, क्योंकि आपके अल्लाह का आपसे वादा है कि जिसने जिसके लिए एफर्ट किया वो उसके लिए है। किसी चीज को प्यार मोहब्बत दो ना, निखार आ जाता है उसमें। इतने एफर्ट किए, 6 महीने से तंग हो रहे हो, मुझसे ज्यादा तंग हो रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड। तो कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह नाइंसाफ ही करे? अल्लाह क्या नाइंसाफ है? और तेरा अल्लाह तो फिर वादा पूरा करने वाला है। अच्छा, मैंने सीसी रेजिस्टेंस और फेलियर में ऐसे याद किया हुआ है कि फेलियर में एफ आता है, तो जहां एफ आएगा मैं आईवीएफ कर दूंगी। इसका मतलब है ओवुलेशन होती है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती, जस्ट लाइक अनएक्सप्लेन्ड। ठीक है आयशा? तो सीसीएफ, वो सीसी फेलियर में एफ है, तो आईवीएफ में भी एफ है, इसका एक ही इलाज है, वरना तो ये याद ही नहीं होता। ठीक है। और बाकी फिर एक सिनेरियो आया हुआ है। ओके, फादर हो गया, पहले भी था, अब उसको फटीकनेस है, ये तो जैकुलेशन इश्यूज हैं। इसमें आपने, नहीं नहीं, क्या था इसको, इसमें आपने बोला है फादर चाइल्ड, पहले तो सही था कि मतलब सेकेंडरी इसको प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि पहले इसका एक बेबी है, अब इसको फटीकनेस है। अब इसको ये स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, मतलब इजैकुलेशन नहीं हो रही।
FSH LSH भी लो हैं, तो ये सेंट्रल काज है। ठीक है, सेंट्रल काज प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्टेड भी नहीं है, सेंट्रल होगी, सेंट्रल ही है। और सेंट्रल है और एक एनाबोलिक है। अब ये एनाबोलिक एक्वायर्ड है, तो इस पेशेंट में चूंकि पहला बेबी है तो लेस लाइकली सेंट्रल, इसने अब खाने की शुरू किए स्टेरॉइड्स। गॉट इट? हम्म। समझ आ गई, पहले से एक बेबी है तो सेंट्रल तो नहीं हो सकता ना, इसका मतलब है कुछ नया काम किया, अभी कुछ खाया है, स्टेरॉइड अभी खाए हैं। उससे भी FSH कम होता है, फटीगनेस होती है, एजैकुलेशन इश्यूज होते हैं, FSH भी लो होगा, टेस्टोस्टेरोन भी लो होगा। चलो मैडम, अब फेलियर है और अब रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा? अच्छा देखो, जो फेलियर होता है ना उसमें ओवुलेशन होती है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती, तो फिर उसमें तो यही करेंगे ना, IVF ही करेंगे। अब एक पेशेंट जिसमें ओवुलेशन नहीं हो रही, इसका इसका मतलब है उसमें सेकंड लाइन पे चले जाएंगे, गोनाडोट्रोपिन दे देंगे, वो नहीं है तो ड्रिलिंग भी ऑप्शन है, फिर उसके बाद IVF पे जाएंगे। रेजिस्टेंट तब है व्हेन नहीं रहा फॉलिकल, हाँ बिल्कुल, ओवुलेशन नहीं हो रही रेजिस्टेंस में ना, तो उसमें स्टेप वाइज PCO की मैनेजमेंट है। और CC फेलियर में मतलब IVF है ना, मतलब ओवुलेशन हो रही है, जब ओवुलेशन हो रही है तो फिर सेकंड लाइन पे जाने की क्या फायदा? सेकंड लाइन में तो ओवुलेशन ही करनी है ना। इसका मतलब है अनएक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इज ओके। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में हम क्या करते हैं? IVF पे जाते हैं ना, आफ्टर 3 years, आफ्टर 2 year वेट। विजाइनल जेल और टैबलेट, बट बेटर फॉर एट्रोफी जेल। जेल बेहतर है। टैबलेट भी दे देते हैं, लेकिन जेल इज, इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी है, मतलब ये स्टैंडर्ड है। डी, एक्चुअली टैबलेट इज अल्टरनेटिव, जेल इज फर्स्ट लाइन। जैसे तुम लोग कल पूछ रहे थे कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस या TH भी निकाह कर दी, BSO भी कर दी, तो इसको कौन सी HRT दें? तो मैंने कहा कंबाइंड HRT दोगे ना, वो तो ऑप्शन में नहीं है, मैंने कहा उसके अल्टरनेटिव बिटिबुल होना है। पुल है, पुल पुल पुल, जो इसका नया टोगा उसमें भी पुल है। यस, पुल रिवर्स ब्रीच। अल्सर में प्रोलैप्स में क्या करते हैं, जो भी हो पहले, पहले अल्सर ठीक करना है, फिर प्रोलैप्स की बारी आएगी, अगर अल्सर के साथ प्रोलैप्स है, इसका मतलब है पैकिंग। इसका मतलब है टिश्यू अच्छा नहीं है, गंदे टिश्यू पे प्रोलैप्स की सर्जरी कर दोगे, उसको वुंड खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम अल्सर को ठीक करेंगे, स्कीमिया रिजॉल्व करके सर्जरी करेंगे, अच्छे हेल्दी परफ्यूज टिश्यू की। हाइपोथायराइडिज्म में डोज क्या देते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में? अच्छा ये भी मैं बता दूं निका, कुछ भी नहीं देते। हाइपोथायराइडिज्म में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डोज ज्यादा करनी है, दैट्स इट। आपके पास एक पेशेंट आई है 18 वीक्स पे, उसने अभी स्टॉप कर दी ट्रीटमेंट, लेकिन वो यूथायराइड है, उसको सेम ही डोज रखो भाई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा करनी थी। अब सिनेरियो ये हो कि पेशेंट डिफॉल्टर है, उसकी बुकिंग ही आपके पास सेकंड ट्राइमेस्टर में हुई है, फिर उसकी ज्यादा करनी है। NTD, अच्छा NTD का, अब मेरी बात सुनो। एक पेशेंट जब हमारे पास बुकिंग पे आती है ना और उसका है ब्लड ग्रुप नेगेटिव, हमने उसके बंदे का ब्लड ग्रुप कराया है ना, वो पॉजिटिव आ गया, हमने उसी वक्त ही डिसाइड कर लिया हमने क्या रूट चूज करना है। ठीक है, यही हम उसको ऑफर देंगे कि हम आपके बंदे को चेक करेंगे, होमोजाइगस है हिट्रोजाइगस है, अगर वो हिट्रोजाइगस है तो आपके पास चॉइस है सेल्फ रिपिटल DNA की। उसने ये रूट ही ऑप्ट नहीं किया, वो आ गई है बुकिंग क्रॉस करके 18 वीक्स पे, 16 वीक्स पे, और इस पे तो हमने उसको एंटीडी की ऑफर दी है एमनिसेंटिसिस के लिए, उसने वो रिफ्यूज कर दी है, तो आप आगे जाओगे ना, पीछे क्यों जा रहे हो? ये तो पीछे डिसाइड हो जाना चाहिए था। रिफ्यूजल ऑफ एंटीडी के बाद आप जाओ, आगे कहाँ जाना है? इसका मतलब एंटीडी नहीं लगा तो सेंसिटाइजेशन का रिस्क है, तो अब टाइटर कराएंगे। जो एंटीडी रिफ्यूजल का बजवर्ड है, इसका मतलब है उसने ऑप्ट ही नहीं किया, पीछे वाला सेल्फ इटवेल DNA वो क्रॉस करके आ गई है, जिसपे आपने उसको ऑफर किया एंटीडी, उसने वो भी रिफ्यूज कर दिया, फिर आगे जाना होता है। दिस इज माई अप्रोच। सेंसिटाइज है या नहीं ये चेक करने के लिए बुकिंग पे सिर्फ, हाँ वो तो टाइटर ही बता देंगे, नेगेटिव है तो नॉन इम्यून है, वो तो रूटीन एंटी टाइटर तो सबका ही होता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो।
और ना एंटीडी पहले देते हैं, फिर क्लियर टेस्ट करके एडिशनल डोज देते हैं। दोबारा बता दूं, बट डिक्रीज रिस्क ऑफ ओएचएस अगेंस्ट ओएचएसएस का रिस्क। कौन सा? आईवीएफ साइकिल है, आईवीएफ साइकिल में एंटागोनिस्ट है। हाँ, एंटागोनिस्ट है। इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल, अच्छा भाई अब तो शुरू हो गया तुम लोग। अच्छा चलो। एंटागोनिस्ट, अच्छा इंट्राम्यूरल 2, 3, 10 वीक्स यूट्रस मेडिकल मैनेजमेंट एब्लेजन कर सकते हैं। देखो कैविटी अगर ओके है ना तो एब्लेजन कर सकते हैं। अगर 2 सेंटीमीटर का सब मिकोजल है ना तो फिर एब्लेजन नहीं कर सकते, ना ही मायना रख सकते। 3 सेंटीमीटर तक आप एब्लेजन कर सकते हो अगर इंट्राम्यूरल है और कैविटी ठीक है, और या मायना भी रख सकते हो। कैविटी ठीक है, कैविटी ठीक होना जरूरी है। सब मिकोजल 0.5 का भी है ना तो उसमें मायना भी आउट और एब्लेजन भी आउट। मैडम, यूटीआई में बता दें नाइट्रोफ्रंटाइन। नाइट्रोफ्रंटाइन हम देंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और ट्राइमेथ्रिप्रिम देंगे हम थर्ड में। ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकंड ट्राइमेस्टर में हम नाइट्रोफ्रंटाइन दे रहे हैं, और थर्ड में हम ट्राइमेथ्रिप्रिम दे रहे हैं। मैं कार्डियोप्लास्टी का बता दें प्लीज, आफ्टर वेजाइनल हिस्टेक्टमी। अब मुझे से क्वेश्चन तो मुझे पता ही है। इसमें वो वाल्ट आ जाती है इंट्राइटस तक, उसमें सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन करनी है, उससे ऊपर आ जाती है तो मैकल्डोप्लास्टी करनी है। और पहला लिगामेंट वेजाइनल हिस्टेक्टमी में यूट्रोसैक्रल है, और एब्डोमिनल में कार्डिनल लिगामेंट है। मैडम अनमेरिड गर्भ विद सर्वाइकल एलोंगेशन, एपिकल डिसेंट। अगर एपिकल डिसेंट है ना तो ये elongated सर्विक्स नहीं है, ये प्रोलैप्स है प्रॉपर। और अगर ये अनमेरिड है ना, ये नल्ली पेरेस है हमारे लिए, हमने पैसरी रखनी है। और अगर सिर्फ इलोंगेटेड सर्विक्स है और डिसेंट नहीं है एपिकल, तो ये फिर कंजेनिटल आइसोलेटेड इलोंगेटेड सर्विक्स है। इसका एक इलाज है और वो है पैसरी। सॉरी, इसका एक इलाज है परमानेंट, वो है मानचेस्टर। और अगर ये अगेन इसकी भी विशेष हैं प्रेगनेंसी के, तो मानचेस्टर इसको भी नहीं ऑफर करना। नो 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 नो, मानचेस्टर या ये जो सेक्रोस्टेरोपेक्सीज हैं, ये हम एक पेशेंट जिसने फैमिली कंप्लीट नहीं हुई ना उसको ऑफर नहीं करते हैं, उसमें पैसरी पे रखेंगे फिर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर मानचेस्टर हो भी गया ना तो प्रेग्नेंट वो हो सकती है। अच्छा, मानचेस्टर के बाद एनबडी हो सकती है, और सेक्रोस्टेरोपेक्सी के बाद भी वो प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन उसके बाद आपने सेक्शन करना है। अच्छा, मीनोपाज विद हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट, सीवियर डिप्रेशन, वेजोमोटर सिम्टम्स, ऐसा जरा देंगे। और अगर टेमोक्सिफिन खा रही है तो ऐसा ना ही देंगे। पीसीओ की फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टेस्टोस्टेरोन, 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 और फ्री फ्री टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, हिस्टोडीनम में टोटल होता है। मतलब वो पीसीओ की गाइडलाइन आर्काइव हो गई है, मे बी ये भी टोटल टेस्टोस्टेरोन पे आ जाए। अभी तक तो फ्री है। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक फॉर रिकरेंट यूटीआई थ्रू आउट प्रेगनेंसी, थ्रू आउट प्रेगनेंसी। इस तरह के सिनेरियो तो नहीं बनाएंगे, वो नाइट्रोफ्रंटाइन के साथ तो थ्रू आउट कभी आ ही नहीं सकता। उसमें फिर वो पेनिसिलिन देते हैं हम, या कल्चर बेस्ड दे देते हैं। आई मैम का पेपर आज आप भेजूंगी। रिटेन्ड प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, मैंने एमसीपीएस का पहले इसलिए कराया था, उनका पेपर है ना नजदीक, पहले उनका कर लिया था। तुम लोगों का सबसे एंड पे पेपर है, इसलिए तुम लोगों का अब लेट रखा है। रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं सिर्फ मैटरनल या पेरेंटल। अगर आरपीओसीज हाथ लग गए हैं तो पहले आपने वो कराने हैं बच्चे के, फिर आपने मैटरनल पैटर्नल कराने हैं दोनों माँ बाप के ना। ठीक है। इवनिंग का कोई पेपर नहीं हुआ, फैब 2 था। फैब इवनिंग का। ओके, हाँ रिमेनिंग, रिमेनिंग है। आई विल सेंड, कर लेना फिर। अभी तो नहीं भेजूंगी, आई के बाद भेजूंगी। सेप्सिस में गैस, गैस पोस्टपार्टम में इक्वली प्री प्रेगनेंसी में होता है। ठीक है। बीटीएल का फेलियर रेट देख लेना यार, ये तो नॉलेज बेस्ड है। मुझे लगता है 0.2 है, ये पॉइंट मुझे नहीं याद। मुझे, मैं कल बता रही थी तो मैंने 0.2 कर दिया था, मैंने कहा जिस बाद में बच्चे खुद ही बता देंगे रेफरेंस के साथ। कितना है। कोफ्त और यदि खोल लेगी मुझे परफेक्ट वैल्यूज। ये इनसे परसेंटेजेस तो मुझे नहीं याद, बस जो तुमने याद किया वही काफी है। खुद करनी चाहिए ना, मैंने तो थ्योरी में प्रॉपर कंसेंट एडवाइसेस भेजी हुई है, करवाई हुई है।
नहीं, तुम वो अपना वो खोल लो ना, कॉन्ट्रासेप्शन का मॉड्यूल, उसमें एक कार्ड है, टिपिकल फेलियर और परफेक्ट फेलियर, वहां से देख लो। चलो, नमाज का टाइम हो गया, दुआएं मांगो अल्लाह से। परसेंटेजेस यार मुझे खुद भी बता देना इन दोनों की। मैं तो बोदर ही नहीं करती परसेंटेजेस, जब परसेंटेजेस से क्वेश्चन आते हैं तो मुझे पक्का पता होता है गलती होंगी मुझसे, याद ही नहीं होते। तो मैं, मेरा माइंड रिटेन नहीं रखता, मैं, मुझे क्वेश्चन नजर ही नहीं आते। वही कर लेती हूँ जो पेपर में आते, रट्टा मार के, दैट्स इट। तो मुझे भी बता देना इन दोनों का। और वो ही कर लो जो मैंने तुम्हें कार्ड्स में कराए हैं। ठीक है, आई आई कॉन्ट्रासेप्शन में मैंने तुम्हें ये कार्ड दिया था, वहां से देख लो, दैट्स इट। रोटर इंजरी का मैंने तुम्हें विजानल स्टेक में भी रोटर इंजरीज का भी बताया, एब्डामनल का भी बताया, लेप्रोस्कोपी का, तीनों कंपेयर करके बताया मैंने। और बहुत एफर्ट से बनाया था वो कार्ड, वहां से देख लो। ठीक है। पैटर्नल कराना है, मैटरनल नहीं कराना। सॉरी सॉरी, पेरेंटल कराना है, पेरेंटल। पेरेंटल मतलब दोनों पेरेंट्स का। पैटर्नल मैटरनल नहीं कराना। अगर टर्नर है ना, टर्नर में अगर दो ऑप्शन हो तो फिर पैटर्नल करना है। टर्नर वैसे तो होता नहीं है फैमिलियल, अगर है फैमिलियल तो फिर वो पैटर्नल ओरिजिन का होता है ज्यादातर। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज।